नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विजय लांबा आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन जो अपना चल रहा था उसका अगला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो पहले वीडियो बनाई गई थी वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगले वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लगातार पढ़ रहे थे। क्वेश्चन हमने वो सिलेक्ट किए हैं जो पहले के एग्जामों में आए हुए हैं, आगे के एग्जामों में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल था वो हमने 0 से टॉप की ओर लेके जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें। देखो, हमने लास्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम 21 नंबर से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो चलो, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको किताबों में बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने करंट जीके से संबंधित भी हो सकता है आपके लिए। तो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। WHO आप जानते हो क्या है? मैंने आपको बताया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। WHO का मतलब होता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एशिया का पहला देश कौन सा है जिसमें माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया गया। मतलब ऐसा कौन सा देश है कि जिसमें माता से, देखो, माता से यदि बच्चे में कोई बीमारी होती है ना, इसको वर्टिकल ट्रांसफर बोलते हैं। इसको बोला जाता है वर्टिकल ट्रांसफर। तो कि ये नहीं होता है, जो देखो माँ और बच्चे के बीच में पाई जाती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करती है? वायरस को बच्चे में जाने से रोकती है। तो कौन से देश में इसका उन्मूलन घोषित कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड पहला देश है एशिया का जिसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन से जो HIV का जो उन्मूलन है वो घोषित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना आप इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। BMD परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? देखो, BMD का परीक्षण किसके लिए होता है? आप बताइए मुझे कमेंट करके इसका सही जवाब क्या होगा। देखता हूं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इसका। BMD टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब आपने दे दिया होगा। BMD का फुल फॉर्म है बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी, BMD का मतलब होता है कि बोन में जो खनिज लवण उनकी मात्रा कितनी है। इसका सामान्य स्तर जो है ना वो -1.5 से ऊपर होना चाहिए। जब ये टेस्ट किया जाए तो ये BMD का लेवल कितना आना चाहिए? -1.5 से ऊपर आएगा तो इसका मतलब हमारी हड्डियां क्या हैं? बिल्कुल सही है। देखो, -1 से -2.5 तक यदि आता है, -1 से -2.5 तक आता है तो ये किसको दर्शाता है? ये ओस्टियोपोरोसिस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? नहीं, सॉरी, यदि ये इसके बीच में आता है तो ये ओस्टियोपीनिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ओस्टियोपीनिया को। ओस्टियोपीनिया हड्डियों की बीमारी है जिसमें बोन में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और यदि ये -2.5 से भी नीचे चला जाए तो ये किसको दर्शाता है? ओस्टियोपोरोसिस को। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का एक रोग है। यदि ये BMD का जो टेस्ट है इसका लेवल -2.5 से नीचे चला जाए तो ये इसको क्या करता है? ओस्टियोपोरोसिस को शो करता है। BMD का मतलब होता है बोन मैरो डेंसिटी। ये हड्डियों की क्या है? एक टेस्ट है, हड्डियों का क्या है? एक जांच है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, BMD का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों का रोग है। एड्स में देखो ये नहीं होता है। एड्स में होता है, मैंने आपको बताया था, एलिसा। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा होता है। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट। और डेंगू में होता है टोलरेंट टेस्ट। और इसमें होता है RRT, रैपिड टेस्ट होते हैं। मलेरिया में कौन से टेस्ट होते हैं? रैपिड टेस्ट किया जाता है स्लाइड से। डेंगू में टोलरेंट टेस्ट होता है। ओस्टियोपोरोसिस BMD से इसको ओस्टियोपोरोसिस का पता लगाया जाता है। और एड्स में एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किए जाते हैं। अब देखो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई से संबंधित क्वेश्चन है, हमारी आंख से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो, यदि आंख का लेंस, आपको पता है आंख में क्या होता है? एक लेंस होता है। आंख एक हमारी ज्ञानेंद्रिय है। आंख लेंस के आगे होता है कॉर्निया। और यहाँ से क्या होता है? प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। और ये कहाँ पे फोकस होता है? रेटिना, जो क्या है? आई बॉल की सबसे अंदर की परत है, उस पर वो इसको क्या किया जाता है? केंद्रित किया जाता है। तो आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए, मतलब वो धुंधला हो जाए। कैसा हो जाए? उसकी ओपेसिटी कम हो जाए, धुंधला हो जाए,
तो इस रोग को क्या कहा जाता है? तो इस रोग को देखो कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। दृष्टि वैसे में बिल्कुल ये नहीं कहा जाता है। ग्लूकोमा ये भी नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है मोतियाबिंद कैटरेक्ट। मोतियाबिंद कैटरेक्ट इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लेंस धुंधला हो जाता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। बुढ़ापे में ज्यादातर ये बीमारी देखी जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? मोतियाबिंद। देखो निकट दृष्टि दोष के बारे में आपको मैं बताऊं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दो अच्छी बीमारियां हैं जिनके क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते हैं। निकट दृष्टि दोष जैसे अपनी ये आई बॉल है, ये रेटिना है, यहाँ पे ये लेंस है। अब इधर से प्रकाश आए और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। जनरली प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, लेकिन ये प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले ही बन गया। रेटिना से क्या बन गया? पहले। तो इसको हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? ये प्रतिबिंब रेटिना पे न बन के रेटिना के कहाँ बनता है? पीछे। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो ये दो क्वेश्चन तो ये है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पहले। और दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। यहाँ बनता है रेटिना के पीछे वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु काम में लिया जाता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस काम में आता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष हेतु कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। दूर के लिए कौन? उत्तल लेंस। दूर के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष हेतु कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। दृष्टि वैषम्य। फिर देखो तीसरा रोग है जरा दृष्टि दोष, इसमें द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है। चौथा है दृष्टि वैषम्य, जिसको बोलते हैं अबिंदुकता। इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। इसमें क्या? सिलेंड्रिकल बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोमा में क्या होता है? आईओपी इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। आंख के अंदर जो दर्द होते हैं वो होते हैं ओक्यूलर प्रेशर होता है वो। इसमें क्या होता है? ग्लूकोमा में आईओपी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? लेंस पे प्रेशर पड़ता है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो ग्लूकोमा आंख में पाए जाने वाले दर्द की मात्रा बढ़ने के कारण होने वाला रोग है। निकट दृष्टि दोष और ये क्या है? लेंस की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आने वाले रोग है। और मोतियाबिंद में क्या होता है? लेंस धुंधला हो जाता है। तो ये हमने क्या किए? रोगों की चर्चा की। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लग रहा है ना? तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके। सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, शरीर में किस अंग में किस कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी बनाए जाते हैं? कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो बताइए कौन बनाता है? देखो एंटीबॉडी क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही है। एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं। एंटीबॉडी क्या होती हैं? एक प्रकार की प्रोटीन होती हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक पदार्थों से सुरक्षित रखने का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। इसको हम शरीर का बॉडीगार्ड भी बोल सकते हैं, शरीर का सैनिक भी बोल सकते हैं एंटीबॉडी को। अब एंटीबॉडी देखो दोस्तों वैसे 5 प्रकार की होती है, मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा। एंटीबॉडी का नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन। एंटीबॉडी का एक नाम क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन। देखो मैं आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताता जा रहा हूँ, जिससे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूजन में नहीं हो। और पूरा डिटेल से जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उस समय हम करेंगे, तो हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं साथ साथ और क्वेश्चन भी समझ रहे हैं। एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन को आईजी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? आईजी से। तो एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। तो एक होती है, देखो गेम खेलते हो आप तो गेम लिख लो GAME और लास्ट में डी लगा दो तो क्या बन गया? गेम डी। सबके पहले IG लगा दो, क्या लगा दो? IG। देखो कौन कौन सी एंटीबॉडी होगी? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। 5 प्रकार की क्या हो गई? एंटीबॉडी। अब पूछता है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा पाई जाती है IG, सबसे कम IgD। शरीर में कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है? इम्यूनोग्लोबिन G। और सबसे कम कौन सी होती है? इम्यूनोग्लोबिन D। आंसू, लार, दूध, इनमें कौन सी होती है? IgA। कौन सी होती है? आंसू में, लार में, दूध में कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। और IG एंटीबॉडी जो होती है, ये IG एंटीबॉडी एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में स्थानांतरित होती है। मतलब ये जन्मजात होती है, जन्म के समय शिशु में मौजूद होती है। और ये IG वगैरह बाद में स्तनपान से आदि से बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है?
IgG। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? IgD। सबसे बड़े आकार की कौन सी होती है? IgM। सबसे बड़े आकार की एंटीबॉडी कौन सी है? IgM। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी बनती कहाँ से है, तो देखो चर्चा करते हैं। यकृत में RBC द्वारा, तो RBC एंटीबॉडी नहीं बनाती, पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। टॉन्सिल में श्वेत रुधिर कणिकाओं द्वारा। तीसरा ऑप्शन है थाइमस जो ग्रंथि होती है उसमें लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, 3 प्रकार की क्या होती है हमारे अंदर? सेल्स पाई जाती हैं। वर्कक में लिम्फोसाइट, तो ये भी नहीं होगा, ये 2 तो नहीं होंगे, बच गए कितने? 2। टॉन्सिल जिनको हम बोलते हैं लिम्फ नोड में WBC के द्वारा क्या बनाई जाती हैं? एंटीबॉडी बनाई जाती हैं। और थाइमस ग्रंथि में ये क्या होती है? बनती नहीं है। थाइमस ग्रंथि में क्या होती है? मैच्योर होती है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? दूसरा आएगा। टॉन्सिल में जो WBC है, टॉन्सिल में जो क्या होती हैं? WBC होती हैं, उनमें ये बनाई जाती है। तो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है एंटीबॉडी किससे बनाए जाते हैं? जो टॉन्सिल में WBC द्वारा बनाई जाती है, ये नहीं आएगा। वर्कक से बनते हैं हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किडनी से कौन सा हार्मोन बनता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनता है, जो ब्लड फॉर्मेशन हेतु जो अपना रेड बोन मैरो है उसको स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो समझ में आया आपको क्वेश्चन? एंटीबॉडी मैंने कितने प्रकार की बताई आपको दोस्तों? मैंने आपको बच्चों एंटीबॉडी 5 प्रकार की बताई है। कौन कौन सी? IgG, A, M, E, D। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा, इसको समझिए और इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको इसका सही जवाब कैसे देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसे क्वेश्चन पटवार के एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट है। सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन जवाब देने में गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो देखो क्या है, ये कूट वाले क्वेश्चन है। ये एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न होते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आ रहा है क्या समझ में? इसमें 2 सूचियां बनाएंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। उधर कुछ नाम लिख रखे हैं और इधर आपको सही सेट करना है इसको। देखो, आपसे सही सेट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो करूंगा अभी थोड़ी देर में इनको सेट। चलो अभी कर देता हूं मैं। EEG सुना है क्या नाम? EEG, ECG, EOG और EMG। ऐसे इंग्लिश में लिख लिया करो, हिंदी में कंफ्यूज हो जाता है। ECG आपने पढ़ रखा है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो, आपको 4 ऑप्शन नहीं है ना, जैसे कि आपको इतना ही पता है कि ECG किसकी होती है। तो ECG आपको पता है आपके दिल की करवाई जाती है कि आपका दिल सही धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं धड़क रहा है, कम तो नहीं धड़क रहा है। इसमें आपने देखा होगा ऐसी जो आती हैं, इसमें ECG में इंटरवल होते हैं, P इंटरवल, Q इंटरवल, PQRS सेगमेंट, ऐसे अलग अलग इसमें पार्टीशन होते हैं। तो ECG द्वारा हमारे हृदय की जो एक्टिविटी होती है उसको नोट किया जाता है। ECG प्रश्न आ जाए, ECG मशीन या ECG जो जांच होती है ये कौन से अंग से संबंध रखती है? तो ECG हमारे हृदय से संबंध रखती है। तो ECG हृदय। अब देखो, आपको पता है कि बी में क्या आएगा? 4। मैं आपको एक बता रहा हूँ तरीका क्वेश्चन को करने का। अब देखो, बी में 4 कितने में है? इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें नहीं है, नहीं होगा। कितने में? केवल 1 में। तो ये क्या हो जाएगा? सही। एक ऑप्शन से सही हो गया, लेकिन कई बार जैसे मैं इसमें भी डाल देता 4 तो आपको प्रॉब्लम हो जाती। फिर देखो क्या करते हैं, फिर जैसे आपको पता है EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। EEG का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। ये ब्रेन की जांच है। किसकी जांच है? ब्रेन की। तो ए में क्या आएगा? 3। ए में क्या आएगा? 3। अब देखो, ए में 3 कितनों में है? तो इसमें है ए में 3। ऐसे भी आप इसको सही कर सकते हो। फिर देखो, EOG इलेक्ट्रोक्यूलरग्राफी। अब ये लोग 2 ही जानते हैं, ECG और EOG, लेकिन आपको मैं बताऊं और भी होती हैं ऐसी जांचें, पढ़ाई नहीं गई होंगी आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं। अगला आपके लिए है EOG, ये है आंख की। EOG किसकी जांच है? आंख की जांच है। किसकी जांच है? आंख की। और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये मांसपेशियों की है। ये किसकी है? मांसपेशियां कितनी है? 639। तो मांसपेशियों की है EMG। तो डी में क्या आएगा? 1। देखो, ये रहा डी में 1। सी में क्या आएगा? सी में आएगा 2। तो सी में ये रहा 2।
और बी में क्या आएगा 4, ये रहा बी में 4, और ए में क्या आएगा 3, तो ये रहा ए में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा 4। 2 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप केवल एक ऑप्शन से भी सही कर सकते हो। एग्जाम में आपको टाइम बिल्कुल खराब नहीं करने से, आपको पता है ईसीजी हृदय, तो बी में क्या आ रहा, बी में आ रहा है 4, बी में 4 इसी में है, तो ये हो गया सही। ये थोड़ा सा आपको इसलिए बताया मैंने ताकि आपकी क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल से चर्चा करें। एग्जाम में आपको तुरंत पकड़ना है ईसीजी, और ईसीजी किसकी है हृदय की, बी में क्या आएगा 4, तो कौन से ऑप्शन में है 2 में, 2 क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। तो 3 तो वैसे कट गई, और इसमें आपकी क्वेश्चन 100% सही होने की संभावना बढ़ी जाती है। तो आप इस प्रकार से भी आप क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो ये कूट का क्वेश्चन था, उधर कुछ जांचें लिखी हुई हैं, इधर कुछ अंग लिखे हुए हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा किस किस से कनेक्शन रखता है, किससे संबंध रखता है, तो आपको वही बताना था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले दोस्तों आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। आप और क्या सुधार चाहते हो वो भी आप हमें जरूर बताएं, ताकि हम और अच्छा मैटर आपको उपलब्ध करा सकें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर का क्वेश्चन। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है क्वेश्चनों की, इसमें हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 26 को हम लेके जाएंगे 50, 60, 100 जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे वो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो एम्फाइसीमा, एक होता है एम्फाइमा और एक होता है एम्फाइसीमा। दोनों ही रोग एक जैसे ही हैं जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होते हैं। अब देखो याद रखना, पर्यावरण प्रदूषण का कोई भी नाम आ जाए तो आपका ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए, फेफड़े की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हवा जाएगी वो किस में जाएगी, सीधी फेफड़ों में जाएगी। तो इसमें क्या प्रभावित होगा, फेफड़ा प्रभावित होगा। एम्फाइसीमा में क्या प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। जो अपनी फेफड़ा आपने देखोगे ऐसे लंग्स में होती है कुपिकाएं, ऐसे गुच्छा, अंगूर का जो ग्रेप्स का गुच्छा नहीं आता क्या, उस जैसे स्ट्रक्चर होती है। तो उनमें हवा बढ़ती और खाली होती है, तो वहां पे क्या आ जाएगी, वहां पे सूजन आ जाएगी, वहां पे कुपिकाओं में क्या आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, जिससे क्या होगा वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी शरीर में। हम मुंह खोल खोल के लंबे लंबे सांस लेंगे, क्योंकि ब्रेन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और यदि ये कंडीशन लंबे समय तक बनी रहती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो एम्फाइमा हो, एम्फाइसीमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, ये सारे किसके रोग हैं, ये सारे फेफड़ों के रोग हैं, श्वसन तंत्र के रोग हैं। और पहले वीडियो मैंने आपको बताया था फेफड़े की इकाई क्या है, एल्वुलाई, वर्कक की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, वर्कक की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, और मस्तिष्क की इकाई क्या है, न्यूरॉन। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो क्या है, एल्वुलाई। मस्तिष्क की इकाई क्या है, न्यूरॉन। और या फिर तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, न्यूरॉन, क्योंकि तंत्रिका तंत्र का पार्ट ही क्या है, मस्तिष्क है। और किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, तो एम्फाइसीमा में क्या प्रभावित होता है, एम्फाइसीमा में फेफड़े प्रभावित होते हैं। और एम्फाइमा आ जाए तो भी क्या प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। टीबी आ जाए तो भी क्या प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। देखो समझ में आया आपको। अब देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और ये रहा, फिर से देखो सुमेलित करने वाला सिस्टम फिर से आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा। सुमेलित करो और फिर बताओ। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, सुमेलित कीजिए इसको, दो जल्दी से करो, जल्दी करो। हाँ कर लिया आपने, चलो मैं बताता हूं। देखो कुष्ठ रोग, प्लेग, सिफिलिस, अरे वाह, ये देखो रोग हैं और इनके क्या हैं, जीवाणु। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सारे कैसे रोग हैं, ये जीवाणु जनित रोग हैं। अब देखो कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसको बोला जाता है, कुष्ठ रोग को क्या बोला जाता है, लेप्रोसी या कोड बोला जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। जैसे आपको ये क्या आता है, बी में 4। अब देखो बी में 4 कितने में है, 2 में है ना, ये रहा, तो ये 2 तो गए काम से। ऑप्शन आएगा तो कौन से में आएगा, 2 और 3 में से आएगा। एग्जाम में से फायदा उठा करो आप। फिर देखो प्लेग, प्लेग को बोलते हैं ब्लैक डेथ। प्लेग को क्या बोली जाती है रे, ब्लैक डेथ, काली मौत प्लेग को कहते हैं। ये चूहों से होती है, किससे होती है प्लेग, चूहों से होती है। इसका रोगजनक क्या है, तो प्लेग का रोगजनक है पासुरेला पेस्टिस। सी में क्या आएगा, फर्स्ट। देखिए दोस्तों सी में फर्स्ट, 2 में है,
घुमा रखा आपको, तो इसमें भी 2 में थे, इसमें भी 2 थे, अभी भी आपका सही जवाब नहीं मिला। फिर चलते हैं सिफिल्स। सिफिल्स होता है ट्रिपोनिमा पैलेडियम से। सिफिल्स एक एसटीडी है, एक प्रकार का यौन संचरित रोग है। सिफिल्स कैसा रोग है? एक प्रकार का यौन संक्रमित रोग है। तो ये होता है ट्रिपोनियम पैलेडियम। डी में क्या आएगा? 2। डी में 2। अब देखो यहाँ पे आपको सही जवाब मिल रहा है डी में 2, इसमें है और इसमें है, इसको हमने पहले हटा दिया, तो बच गया कौन सा सही जवाब? 3 नंबर का ऑप्शन। और काली खांसी होती है बोर्डुटेला परटोसिस। तो ए में तो क्या आएगा? ए में आएगा 3, तो ए में तो 3 ये रहा। बी में क्या आएगा? बी में आएगा 4, तो बी में 4 ये रहा। सी में क्या आएगा? सी में आएगा 1, तो ये की रहा। और डी में क्या आएगा? 2, तो डी में 2 ये रहा। तो आपको सही जवाब मिल गया होगा। पहले जल्दी से जल्दी आप टाइम को बचाने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, या चारों को सम्मिलित करके भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी। यदि आपकी अच्छी तैयारी है तो आप 2 ही ऑप्शन से इसको कर दोगे, तुरंत जवाब दे दोगे सही। ठीक है, तो ये जीवाणु जनित रोग है। काली खांसी को बोलते हैं वूपिंग कफ, परटोसिस 100 दिन की खांसी, कुकर खांसी, जो कैसा रोग है ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, जो बच्चों में स्मोकिंग करने वाले पर्सन में ज़्यादा पाई जाती है। और प्लेग चूहों से फैलती, जिसको काली मौत कहते हैं। ठीक है, ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27। अब हम आगे चलते हैं और आगे आएगा आपके लिए थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 28। और ये रहा, ये लो, टिटनेस के जीवाणु का नाम का प्रथम भाग क्या है? अब टिटनेस आपको मैंने पढ़ाया था कि टिटनेस होता है धनुष्टाकार और लोकजा जीवाणु से होता है, और जीवाणु का नाम मैंने आपको बताया था क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु से क्या होता है? टिटनेस। तो पहला नाम उससे पूछा है, तो पहला नाम क्या होगा इसका? क्लोस्ट्रीडियम। साल्मोनेला टाइफी, ये साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का जीवाणु है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये लेप्री लेप्रोसिस मतलब कोड का जीवाणु है। और बोर्डुटेला परटोसिस अभी मैंने आपको बताया ये किसका है? ये काली खांसी का जीवाणु है। तो ये जीवाणु के पहले नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आगे का नाम दे दे कि सही कौन सा है टिटनेस के लिए। तो याद रखना, टिटनेस के जीवाणु के नाम का प्रथम अंक क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। और पूरा नाम इसका होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और टाइफाइड का होता है साल्मोनेला टाइफी। और लेप्रोसी का होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और वूपिंग कफ का होता है बोर्डुटेला परटोसिस। परटोसिस काली खांसी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहे हैं कि आपको वीडियो में जो क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया गया, बताइए कैसा है, कमेंट करके बताइए आप मुझे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, फिर से एक सुमेलित करो सुमेलित, 10 सेकंड का टाइम है। आया क्या सही जवाब? हाँ, देखो चलो करते हैं चर्चा। रोग और कारक प्रोटोजोआ। अच्छा, इसमें जो भी रोग बताए गए हैं, देखो प्रोटोजोआ के रोगों को याद करने की एक ट्रिक है। मैं कल सोना पाया, तो सोना पे पाया, ऐसे याद कर लो। मैं कल सोना पे पाया। देखो मैं से तो हो गया मलेरिया, ये रहा मलेरिया। कैसे हो गया? कालाजार, ये रहा कालाजार। सोना से हो गई सोने की बीमारी, जिस ऑप्शन में नहीं है। पे से हो गया पेचिस। और पाया से हो गया पायरिया, ये रहा पायरिया। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं? ये सारे रोग प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग हैं। तो देखो कालाजार होता है, अभी हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, कालाजार होता है लिस्मेनिया डेना वासी से, बिल्कुल सही है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम देखो बहुत प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होता है मलेरिया का प्लाज्मोडियम। कभी हम जब मलेरिया पढ़ेंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे। वाइवैक्स होता है, फेल्सिपेरम होता है, ओवेल होता है ना, 4 प्रकार के प्लाज्मोडियम होते हैं। अब प्लाज्मोडियम की लार, मच्छर की लार में रहता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट है, प्लाज्मोडियम का क्या है? जो स्पोरोजोइट है। अब स्पोरोजोइट अवस्था में यदि हमें मच्छर काटता है तभी मलेरिया होता है, वरना मलेरिया नहीं होता है। तो देखो चलते हैं। अब यदि आपको मलेरिया पता है कि सी में 4 आएगा, तो देखो आप नहीं दे पाओगे सही जवाब, क्योंकि चारों में है सी। ठीक है, कालाजार ए में 2, तो ए 2 कौन से में है? इसमें है, मतलब थोड़ा आपको आइडिया लग गया कि ये हो सकता है। ठीक है, फिर देखो क्या है? पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजे वेलिस से।
पायरिया किससे होता है एंट अमीबा जिंजेवली। तो बी में क्या आएगा 1। तो देखो दोस्तों बी में 1 कितने में है, इसमें ही तो है, तो यहाँ तक सही बैठ रहा है। सी में क्या आएगा 4, तो सी में 4 है। और ये किस देखो अमीबियासिस ये किसे होता है, तो एंट अमीबा सिमेलिक्स से होता है। ये किसे होता है एंट अमीबा सिमेलिक्स। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। दोबारा समझिए, जो क्वेश्चन में आपको रोग बताए गए हैं ये सारे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, परजीवी से होने वाले रोग, जैसे मलेरिया है, कालाजार है, अमीबियासिस है, ठीक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, कालाजार आपको पता है लिस्मीनिया डेनावासी से होता है, पायरिया होता है एंट अमीबा जिंजेवेली से होता है, और अमीबियासिस होता है एंट अमीबा सिम्प्लेक्स से होता है। देखो इसमें 4 आप इससे सही नहीं जा सकते थे क्योंकि चारों में सी है, सी में 4 है सभी में, तो ये आप नहीं कर सकते सही। आपको पता है कालाजार लिस्मीनिया से होता है, तो देखो इससे आपका क्वेश्चन सही हो गया था क्योंकि आपको कन्फर्म पता है कि कालाजार किससे होता है लिस्मीनिया डेनावासी। और कितने नंबर ऑप्शन में है 2 नंबर में, तो 2 नंबर कौन से में है 2 नंबर 2 में है 1 के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया सही जवाब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या दोस्तों आपको वीडियो। देखो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, मैंने इनको बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, तो आप भी बहुत मेहनत करो और इनको सीखो ताकि आपके जीवन में काम आए। अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, नॉलेज यदि आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन ये लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। आज तो ऐसे क्वेश्चनों की मैंने आपके लिए बहुत छाड़ लगा दी, सुमेलित करो सुमेलित करो, एक ही क्वेश्चन में 4, बहुत मजा आएगा आपको। देखो करो जल्दी से, बताओ सही जवाब क्या है इसका, फिर मैं बताता हूं आपको। देखो एनसिफेलाइटिस, अरे वाह, अब पढ़ाया था मैंने आपको जापान एनसिफेलाइटिस क्या प्रभावित होगा रे मस्तिष्क, क्या प्रभावित होगा मस्तिष्क। देखो ए में 2, ए में 2, ए में 2 तो एक में ही है और नहीं 2 में है। अच्छा अभी आप सही जवाब तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि एनसिफेलाइटिस में मस्तिष्क प्रभावित होता है, मैंने आपको बताया था। चलो फिर आगे चलते हैं। ल्यूकेमिया मलेरिया, अरे मलेरिया में देखो आरबीसी प्रभावित होती है। मलेरिया में क्या प्रभावित होती है, ब्लड में आरबीसी की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो डी में 1, अब देखो डी में 1 कितने में है, ये रहा जी 2 में है। अच्छा और ए में 2 कितनों में है, तो 2 में है, इसमें है और इसमें है। तो ऐसा कौन सा युग्म सही बैठ रहा है इसमें, ये भी तो इसका सही जवाब ही होगा। और देख लेते हैं आगे, ल्यूकेमिया मतलब डब्ल्यूबीसी, ल्यूकेमिया में क्या प्रभावित होती है, लसिका परो, सी में 3, सी में 3, सी में 3, नहीं, ल्यूकेमिया में प्रभावित होता है अस्थि मज्जा, सी में 4, सी में क्या आएगा 4 आएगा। और फ्लेरिया, फ्लेरिया में अपने लिम्फ नोड, फ्लेरिया में क्या प्रभावित होते हैं, लिम्फ नोड, फ्लेरिया में क्या प्रभावित होते हैं, लिम्फ नोड। कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है, देखो ये दोबारा देखो इनको, मलेरिया आरबीसी कौन से में है, डी में 1, डी में 1 कौन से ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है। फिर बात करते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया में बोन मैरो प्रभावित होता है, अस्थि मज्जा प्रभावित होता है, सी में 4, सी में 4 इसमें और इसमें कौन से में, केवल इसी में है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। एनसिफेलाइटिस में क्या प्रभावित होता है मस्तिष्क, तो ए में 2, ए में 2 सही बैठ रहा है बिल्कुल। बी में 3, बी में 3 बिल्कुल सही है। सी में 4 बिल्कुल सही है और डी में 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो आज हमने और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे। तो और इसी प्रकार से हम लगातार आपके लिए और नए नए क्वेश्चन, नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप देखो जितना ज़्यादा मोटिवेट करोगे हमारी टीम उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेगी और हम उतना ही अच्छा मैटर आपको उपलब्ध कराएंगे। तो अब लगातार वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपका व्यू है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।